चलो, clap your hands and get charged everybody. Come on. तालियां तालियां तालियां, जोर से बजाओ, जोर से बजाओ, जोर से बजाओ. Come on everybody. अब सुनो, सुन के लो. Now, last part that I'm revising. Okay? Shh, pause. Should you sit and study the entire chapter in one go? Not possible. It is right from section 26 to 64. It is impossible to study so many sections in one go. You have to divide this chapter into bits and parts and study. तो एक दिन आप allowable expenses पढ़ो, एक दिन आप disallowable expenses पढ़ो, एक दिन आप presumptive और tax audit पढ़ो. Okay or not okay? तुम बोलोगे क्या आज की तारीख में मुझे? हाँ, अब सुनो, अब पॉज करो, पॉज. ये डिसअलावेबल एक्सपेंसेस, आई हैव लेफ्ट सम स्पेस देयर. कुछ और हमें लगा डिसअलावेबल है तो हम ऐड कर लेंगे, बट सेक्शन वाइज तो मैंने सारे कवर कर दिए. अब सारे बच्चे पॉज करेंगे, नोबडी टॉक्स. नाउ लुक एट इट. फर्स्ट थिंग, जब सम मिसलेनियस प्रोविजंस, इसमें पहला मिसलेनियस प्रोविजन है सेक्शन 38. ये पता है क्या बोलता है? बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड और एनी एक्सपेंस. क्या बोलता है ये? एनी एक्सपेंस अलाउड एज डिडक्शन अर्लियर व्हेन रिकवर्ड इट शुड बी ट्रीटेड एज, व्हेन रिकवर्ड इट इज इनकम. ऐसा सिखाया कि नहीं सिखाया? yes. इसी में और एक पॉइंट सिखाया. क्या? अगर साइंटिफिक यूज के लिए मैंने असेट, साइंटिफिक रिसर्च के लिए मैंने क्या किया? प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी बॉट एंड देन सोल्ड, तो ये बेचने पे देयर विल बी बिजनेस इनकम. ये बेचने पे कौन सा इनकम आएगा? बिजनेस इनकम. और कितना बिजनेस इनकम आएगा? आपकी जो सेल कंसिडरेशन है वो, और एक्सपेंडिचर ऑलरेडी अलाउड, अर्लियर अलाउड, विच एवर इज लोअर. ओके और नॉट ओके? अरे बोलो ना यार. यस, तो ये सेक्शन 38 में मिसलेनियस में कवर्ड हो गया. सही है कि नहीं है? यस. अब देखो, इसके बाद अभी जो मैंने सेक्शन आपको पढ़ाया 53, ये क्या बोलता है? सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये क्या बोलता है? कंपेयर विथ एसडीवी. किसके साथ कंपेयर करना है? एसडीवी. लेकिन हम क्या करते हैं? पूरा एज इट इज सेल प्राइस को कंपेयर करते हैं क्या? नहीं, हम बोलते हैं यार चल यार 10% का हमको थोड़ा लोडिंग दे दो. तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम लेते हैं सेल कंसिडरेशन, एक्चुअल, जो भी एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है क्रॉस, फिर हम उसका 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन करते हैं, वो क्रॉस. इसको कंपेयर करते विथ एसडीवी. तो अब दो चीजें हो सकती है. क्या दो चीजें हो सकती है बेटा? इफ एसडीवी इज हायर then SDV will be taken as your sale consideration for ITax purpose. If SDV is not higher, then just ignore it, खत्म. Then आपका जो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है वही लिया जाएगा फॉर सेल कंसिडरेशन ऑफ ITax. याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखो 50 lakhs. ओके, रिपीट विथ मी, कम ऑन एवरीबॉडी. ये 50 lakhs मैंने उस पर 10% लोडिंग करके कितना आया? 55. आई कंपेयर विथ एसडीवी 60 lakhs. इज एसडीवी हायर? यस, देन दैट हायर वैल्यू 60 lakhs विल बी ट्रीटेड एज द सेल कंसिडरेशन फॉर इनकम टैक्स पर्पस. करेक्ट? ओके. एग्जाम्पल 2, एसडीवी सेल प्राइस 50, 110 करो 55, कंपेयर विथ एसडीवी इज ओनली 52 lakhs. Now is SDV higher? No. Then जो actual sale price है वही आपका sale consideration माना जाएगा. Okay or not okay? Okay. अब ये हो गया आपका 53. कोई लिमिट नहीं. हाँ क्या? 50 तो करना, एक 50 और 53 है तो 50 lakhs, उसका 110% कितना आया? 55. इस एंड एसडीवी तेरे एग्जाम्पल में 53 है. इज एसडीवी हायर? नो. देन एक्चुअल सेल प्राइस कोई भी ले ले भाई, इक्वल तो अमाउंट ही सेम है. नहीं, हायर होगा तो ही एसडीवी लेना है, हायर होगा तो.
तो नहीं, तो एक्चुअल सेल प्राइस, हाँ, तो एक्चुअल सेल प्राइस, हाँ, नहीं नहीं, गुड, ओके, आर वी डन? ये समझा कि नहीं समझा? रियली? ठीक है, ओके, चिल. नाउ आर वी ओके? Are we okay? Okay. Listen now. Then comes section 58. 58 is presumptive basis. अब presumptive basis में कितने हैं? 3. presumptive basis में पहला किसका है? बिजनेस का. अगर बिजनेस का टर्नओवर शुड बी अप टू 2 CR. समटाइम्स ये समटाइम्स 3 CR वगैरह पहले नहीं थे. ये सेक्शन सिखाना बहुत आसान था, सिर्फ 2 CR होता था. वो निर्मला सीतारमण, नहीं नहीं, आई वांट टू गिव दिस बेनिफिट टू मोर पीपल, गिव टर्नओवर 2 CR, ओके, एंड समटाइम्स 3 CR. 3 CR के साथ कंडीशन क्या है? कैश रिसीट शुड बी विद इन 5% ऑफ टोटल टर्नओवर. टर्नओवर, इधर टर्नओवर है, टोटल रिसीट्स नहीं, इधर टर्नओवर है. वेट, देन अगर आप ये प्रिजम्पटिव लेते हो तो यू कैन शो 6% और 8%. 8% फॉर कैश एंड 6% फॉर मनी रिसीव्ड इन डिजिटल मोड. करेक्ट और नो? यस. हियर यू मस्ट रिमेन फॉर 5 years. याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यू मस्ट रिमेन फॉर 5 years. 6% और 8%. आपका प्रॉफिट कितना होता है इसके अंडर? योर एक्चुअल प्रॉफिट एज पर बुक्स और 6% or 8%, whichever is higher. No expenses allowed. No expenses, not even no partner salary and interest. वो भी allowed नहीं है. Partner salary और interest भी allowed नहीं है. झेपता है कि नहीं झेपता है? इस केस में आपको एडवांस टैक्स की एक ही इंस्टॉलमेंट एप्लीकेबल है, 15th मार्च का एडवांस टैक्स. दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कमीशन बिजनेस. कमीशन और एजेंसी के लिए ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है. फिर अगर आप ट्रक्स के बिजनेस में गुड्स कैरेजेस, कितने गुड्स कैरेजेस होने चाहिए? यू शुड ओन अप टू 10. देन इसको हम डिवाइड करेंगे इनटू लाइट एंड हैवी. लाइट के लिए हम कितना अज्यूम करेंगे? 7,500 पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ एंड पर व्हीकल. एंड हेवी के लिए 1,000 पर टन पर मंथ पर व्हीकल. इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? नो एक्सपेंसेस अलाउड. इसमें एक ही खर्चा अलाउड होता है, पार्टनर सैलरी एंड इंटरेस्ट इज अलाउड. ये एकमात्र ही अलाउड है. इसमें एडवांस टैक्स के 4 इंस्टॉलमेंट्स है, क्वार्टरली भरना पड़ता है. कितने इंस्टॉलमेंट? एडवांस टैक्स अभी नहीं समझा तो लीव इट. एनीवेज मैंने नहीं सिखाया है, मतलब एडवांस टैक्स आएगा आगे, हम सीखेंगे बहुत डिटेल में. अब उसके बाद आपको क्या याद रखना है? हाँ, इधर ओनरशिप इज इंपॉर्टेंट. ओनरशिप इज इंपॉर्टेंट. क्या इंपॉर्टेंट है बोलो? ओनरशिप. यूसेज नॉट इंपॉर्टेंट. क्या इंपॉर्टेंट है? ओनरशिप. ओवर. फिर आता है तीसरा स्पेसिफाइड प्रोफेशंस के लिए. अब ये स्पेसिफाइड प्रोफेशंस मतलब ये प्रोफेशनल्स के लिए, तो यहाँ पे आता है लीगल, मेडिकल, अकाउंटेंसी, फिल्म आर्टिस्ट. तो यहाँ एक लिस्ट दी गई है. इन लोगों को सीधा बोला है. अच्छा, ये कब आ सकते हैं इसमें? अगर इनका टर्नओवर इज अप टू 50 lakhs, समटाइम्स 75. इनका टर्नओवर इज अप टू 50 lakhs, समटाइम्स, अब मेरे को यहाँ जगह कम पड़ती है, समटाइम्स 75 lakhs. 75 lakhs के साथ 5% का क्लॉज फॉर कैश रिसीट्स. ओके और नॉट ओके? हाँ, आपको कितना प्रिज्यूम करना है? 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट, जो भी रिसीट्स है. नो एक्सपेंसेस अलाउड. खलास. हाँ, आप अगर कभी भी प्रिजम्पटिव से लोअर प्रॉफिट दिखाएंगे तो आपको बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा और टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा. आप प्रिजम्पटिव ऑप्ट करते हो तो आपका ड्यू डेट 31 अगस्त होता है. प्रिजम्पटिव ऑप्ट नहीं करते तो टैक्स ऑडिट वाला ड्यू डेट आपको लग जाता है. बराबर है कि नहीं है?
तो यहाँ पे इफ यू ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव देन योर ITR ड्यू डेट इज 31st August एंड डू नॉट ऑप्ट, देन आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट। और आपको टैक्स ऑडिट करना पड़ा तो सीए के पास जाके एक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, तो आपके कुछ डिस्क्लोजर्स होते हैं। फिर गवर्नमेंट डिटेल में पूछना चाहती है, तुमने रिलेटिव के साथ ट्रांजैक्शन किया क्या, तुमने ये किया क्या, तुमने लोन्स लिए हैं क्या, इन्फॉर्मेशन बहुत मांगेगी जो सीए सबमिट करेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बड़ा बिजनेस है तो गवर्नमेंट बोलते नहीं नहीं हमको डेटा दो, या तुमने प्रिजम्पटिव ऑप्ट नहीं किया इसलिए डेटा दो। फिर इसकी ड्यू डेट 31 अक्टूबर होती है, ये प्रिजम्पटिव। फिर इसके बाद आते बुक्स मेंटेनेंस इज सेक्शन 62 एंड बुक्स मेंटेनेंस के बाद आता है टैक्स ऑडिट विच इज अंडर सेक्शन 63। अब टैक्स ऑडिट 3 केसेस में, बिजनेस का टर्नओवर 1 CR से ज्यादा या कभी कभी 10 CR से। अब यहाँ एक फर्क क्या है समझ के लो, टैक्स ऑडिट में क्या है, किसको टैक्स ऑडिट आएगा, अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपका टर्नओवर कितना है, इट एक्सीड्स 1 CR, तो आपको सीए के पास जाके रिपोर्ट ITR भरवाना पड़ेगा और एक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा, करेक्ट। या टर्नओवर कम्स विथ 10 CR बट 10 CR कम्स विथ 2 कंडीशंस। अब सुनना, यहाँ एक ही कंडीशन थी, इधर ऊपर एक ही कंडीशन थी, यहाँ कंडीशन किसकी थी, कैश रिसीट्स की। यहाँ पे भी कंडीशन क्या है, कैश रिसीट्स की। यहाँ 2 कंडीशंस है। अब 2 कंडीशंस क्या है, एंड इन दोनों के बीच में कि आपकी कैश रिसीट शुड बी विद इन 5% ऑफ टोटल रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स ऑल्सो शुड बी विद इन 5% ऑफ टोटल पेमेंट्स। ये कंडीशंस है, ये बिजनेस के लिए। फिर अगर आप प्रोफेशन में हो तो अगर आपका टर्नओवर एक्सीड्स 50 lakhs, इधर एक ही है बस। और तीसरा, अगर आप प्रिजम्पटिव में फिट होते हो लेकिन यू डू नॉट ऑप्ट, तो फिर आपको बुक्स मेंटेन करके उसका टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा। ऑडिट के साथ आपको सीए का ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, ऑडिट नहीं किया तो पेनल्टी लगेगा। हाँ, agreed, the chapter is big, it has many sections, but that is why I have given you this summary. इतना पार्ट ऑफ समरी तुमको लगा तो मैं कट करके ये लेक्चर इतना पार्ट यूट्यूब पे भी मेरे इस पे चैनल पे डाल देती हूँ, राइट। सो आई विल, बट इट टेक्स टाइम। अब मैं घर पे चली गई तुरंत मैसेज, मैम आप लेक्चर डालना, इट्स नॉट, आई हैव टू सी व्हाट इज द टाइमिंग। कल संडे है, स्टाफ को मैं बोलूंगी तो हेमंत भैया उसको कट करेंगे, कट करके फिर वो यूट्यूब पे जाएगा तो वो मंडे या ट्यूसडे को होगा। बट एंड इसकी PDF फाइल में अभी तुरंत शेयर। ये एकदम शॉर्ट क्या हुआ हमारा समरी, शॉर्ट। डिटेल में रिवीजन लेक्चर एक 3-3.5 घंटे का मैं लूंगी, वो यूट्यूब पे लूंगी जहां पे बहुत डिटेल में, मतलब एक सेक्शन के डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगी। बट वो अभी होगा क्या, नहीं, आई एम अ लिटिल बिजी राइट नाउ। तो सितंबर मिड के बाद होगा मेरी, तब तक फाइनल की बैच खत्म हो जाएगी, ऑफिस में रिटर्न्स की डेट्स खत्म हो जाएंगी, देन आई विल बी एबल टू डू दैट। राइट नाउ यू आर ऑल्सो बिजी एनीवेज, यू आर ऑल्सो बिजी अटेंडिंग क्लासेस, बराबर है कि नहीं। बट ये समरी आ गई तो ये शॉर्ट समरी मैं मेरे इस पे डाल दूंगी, उसको टाइम भी लगेगा क्योंकि ब्रेक को भी एडिट करना पड़ेगा बीच में, एंड देन वील कंटिन्यू। ओके और नॉट ओके? अरे ओके है का नहीं है? ओके है। अभी मैं 5 मिनट आपको वो सेक्शन 26 पढ़ाती हूँ, वो हो गया, फिर मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी। अभी iOS एकदम छोटा सा क्यूट सा चैप्टर है, क्योंकि इतने सेक्शंस करने के बाद यहाँ 4 या 5 सेक्शंस का ही चैप्टर है, तो फिर देन इट बिकम्स वेरी इजी। जस्ट लुक एट द डिफरेंस, ओके। iOS के बाद मैं सैलरी लूंगी, और सैलरी के बाद मैं सैलरी, एंड लास्ट देन आई टेक कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स इज ऑलवेज बेस्ट व्हेन यू स्टडी एट द एंड। पहली बार सीक्वेंस जरूरी होता है, अदरवाइज बाद में आप कहीं से भी पढ़ो चलता है, ठीक है। यस, यहाँ तो ओके है क्या सबको? भाई थोड़ा तो मैनेजेबल लग रहा है ना। अब आप पूरा चैप्टर 1 गो में मत पढ़ो, बिट्स एंड पार्ट्स में। इफ यू सी, फॉर एवरीथिंग देयर विल बी अ क्वेश्चन। प्रिजम्पटिव पे हमने 2-3 क्वेश्चन किए, पार्टनर सैलरी पे 2-3 क्वेश्चन किए, बराबर है कि नहीं। तो आप हर एक डेप्रिसिएशन लो, 10 प्रॉब्लम्स है उसके, तो आप एक कॉन्सेप्ट उठाओ और उसके क्वेश्चंस करो। आप यहाँ पे ये पेज बना के फिर आप टिक कर दो, जिस जिस कॉन्सेप्ट को आप पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चंस भी आप कर लो। झेपता है कि नहीं झेपता है? चलो, अब मैं आपको सेक्शन
हाँ होमवर्क कर, ठीक है ठीक है, दैट ऑल्सो, हाँ ठीक है, ओके बेटा। अब सुनना, अब मैं आऊंगी सेक्शन 26 पे, पहले पॉज। 26, एवरीबडी विल पॉज, लिसन, व्हाट डज इट से? सेक्शन 26 इज द चार्जिंग सेक्शन, डोंट टॉक। सेक्शन 26 क्या है बोलो मुझे? चार्जिंग सेक्शन। सो इट इज द चार्जिंग सेक्शन। यहाँ पे जो जो सेक्शन 26 में लिस्ट दी है, क्या दी है? लिस्ट दी है। तो जो जो इस सेक्शन में लिस्ट है, बराबर, जो जो लिस्ट है वो सारे इनकम कंपलसरी पीजीबीपी में आएगा। 26 में जो जो चीजों की लिस्ट है वो कंपलसरी कहाँ आएगा? पीजीबीपी में आएगा। अब ध्यान से सुनना, अंडर सेक्शन 26, पहला, you should have any business or profession, या you are even managing somebody's business, you are having some agency ले ली है आपने किसी के business के लिए, ये भी पीजीबीपी में आएगा, बराबर है कि नहीं? अरे हो कि नहीं? Are you going to get a theory question? Write a note on section 26 and what are the lists covered? No, we have really better questions to ask. Okay? Now pause. अगर आप D point is important. अच्छा, सी भी बोलती हूँ, इनकम डिराइव फ्रॉम एनी एसोसिएशन। जैसे कि अगर प्रेस्टीज पॉइंट पे आपने सोचा कि हम स्टूडेंट्स एसोसिएशन चलाएंगे, स्टूडेंट्स एसोसिएशन आप बोलेंगे सब स्टूडेंट्स से हम 500 रुपया लेंगे मेंबरशिप और हमारे वेलफेयर के लिए कुछ करेंगे यहाँ पे। तो मुझे सुनना नहीं है आपके वेलफेयर के लिए क्या करो, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो सुन के लो, सुनो अभी सुनो। तो अगर आपने डिसाइड किया कि स्टूडेंट्स एसोसिएशन करेंगे और सब मेंबरशिप लेंगे, सबसे 1000 रुपया लेंगे और जो भी पैसा कलेक्ट होगा वो हम स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए यूज करेंगे। इसमें से जो भी अगर तुम प्रॉफिट भी कमाते हो तो उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा अंडर पीजीबीपी। मैम हमने कुछ कमाया ही नहीं तो ठीक, वो अलग बात है, बट देर आर ट्रेड एसोसिएशन, देर आर बिल्डर्स एसोसिएशन, बड़ी बड़ी एसोसिएशंस होती है। तो आप मेंबर्स के लिए जब काम करते हो तो इसमें से अगर कुछ पैसे कमाते हो तो इट विल बी ट्रीटेड एज योर बिजनेस इनकम, ठीक है? वरना आप चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन ले लो तो फिर आपको टैक्स नहीं लगता, बट चैरिटेबल ट्रस्ट को चैरिटी करनी पड़ती है, बहुत से और काम होते हैं, बहुत से लीगल कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, ठीक है? यस, अब सुनना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डी इज इंपॉर्टेंट, डी इज इंपॉर्टेंट, ये मैंने सिखा दिया। डी इज इंपॉर्टेंट, इसको देंगे 4 स्टार मार्क्स। कितने देंगे? 2 3 4 5 स्टार मार्क्स। ओ माय गॉड, मतलब दिस इज गिफ्ट्स फ्रॉम क्लाइंट्स। Any benefit or perquisite whether convertible into money or not, correct? जैसे कि मैं किसी बुक्स की दुकान की ऑडिटर हूँ तो एट द एंड मे बी दे जस्ट गिव मी सम बुक्स फ्री में या गिफ्ट दे देते हैं, तो वो उस बुक्स की जो मार्केट वैल्यू होगी वो मेरे लिए मेरा इनकम हो जाएगा। ओके और नॉट ओके? आगे ई एफ एन जी, यू नो एक्सपोर्टर्स को हम बहुत बेनिफिट्स देते हैं। क्यों? एक्सपोर्टर्स को, वो हमारे लिए फॉरेन करेंसी अर्न करते हैं। फॉरेन करेंसी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि हमने ना लोन्स लिए हुए बहुत ज्यादा और वो फॉरेन करेंसी में है, तो उसका रीपेमेंट हमें कैसे करना होता है? फॉरेन करेंसी में। एंड हमारा इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो उधर भी हमें फॉरेन करेंसी लगता है। मेजर इंपोर्ट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ गोल्ड। इतना लोगों को ऑब्सेशन है गोल्ड से रिलेटेड कि हमारे बुरे समय में काम आएगा। वो बुरा समय कभी आता नहीं है, तुम बेचते नहीं हो कभी भी, गोल्ड खरीद के बस लॉकर में पड़ के, दैट मनी इज लॉक्ड इन द लॉकर एंड इट इज नॉट इवन देयर इन द इकोनॉमी फॉर यूज। इट्स अ स्टक इन्वेस्टमेंट एंड वी आर इम्पोर्टिंग लाइक क्रेजी एंड दैट इज वाई इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया है, फिर भी लोग खरीद रहे हैं। इसीलिए मोदी जी ने अपील किया था कि भाई थोड़े दिन मत खरीदो गोल्ड, क्योंकि हमारी करेंसी को भी स्ट्रांग बनाना है तो हमें इंपोर्ट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट्स थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे। फॉरेन ट्रैवल कम करो, लाइक इन बिटवीन ही हैड मेड अपील कि आपको डेस्टिनेशन वेडिंग्स करनी तो इंडिया में करो, इंडिया के बाहर मत करो। क्यों? बिकॉज आप इंडिया में करोगे तो इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहेगा। जैसे आप होटल्स इंडिया में बुक करोगे, मेकअप आर्टिस्ट यहाँ का बुक करोगे, केटर यहाँ का बुक करोगे वगैरह, तो यहीं के पैसे लोग कमाएंगे, तो यहीं पे इकोनॉमी ग्रो होगी। बराबर है क्या? डोंट, देश को ठीक करने का काम आपके ऊपर भी है।
हाँ, कल जाके कुछ प्रॉब्लम आ गया ना, वर्ल्ड वॉर आ गया, तो फिर ये हंसो मत ऐसे, अपने को कौन बचाने वाला है? गवर्नमेंट या जो भी डिफेंस, विच पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट द कंसर्न राइट नाउ, दैट्स नॉट द कंसर्न. द टॉपिक इज द गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट. समझता है कि नहीं? यू आर ऑल्सो सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, यू हैव टू ऑल्सो थिंक अबाउट इट. समझ में आता है कि नहीं? क्या बोलता है वो? चुप बैठ रहे तू. सुनो, हेलो, फोकस फोकस. चला, एक्सपोर्ट्स सुनो. एक्सपोर्टर्स गेट लॉट ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स. ये क्या है तुमको अभी सब नहीं समझेगा, हम फाइनल में कस्टम्स में पढ़ते हैं. पॉज. एक्सपोर्टर्स को बहुत सारे एक्सपोर्ट इंसेंटिव देते हैं. अगर गवर्नमेंट ने आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव दिया कि भाई तुमने इतना इतना एक्सपोर्ट किया, कुछ तुमको कैशबैक दिया, कुछ आपने जो टैक्सेस पे किए उसका रिफंड दे दिया, वो सब आपका बिजनेस इनकम है. सो बेसिकली एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स is business income. Export incentives received is business income. Okay, business income. जेपा कि नहीं? और यार आगे, एनी इंटरेस्ट, इसको देंगे 2 3 4 5 स्टार मार्क्स. ओह माय गॉड. एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म, इट इज पार्टनर्स पीजी बीपी इनकम. ओके और नॉट ओके? आगे, any sum received for not carrying out any activity. My god, this is also called as non compete fees. मैं एक्सप्लेन करती हूँ. नॉन कम्पीट फीस को भी 2 स्टार मार्क दे दो. जहां जहां स्टार मार्क दिया वो आपको आना चाहिए. शुगर है, शुगर. ऑल राइट, आर वी अंडरस्टैंडिंग? नाउ अंडरस्टैंड. नॉन कम्पीट फीस सुनो ना. एक फर्म में 3 पार्टनर्स है. कितने पार्टनर्स है? 3. एक पार्टनर का रिटायरमेंट अभी ले रहा है, तो वो 2 पार्टनर्स घबरा जाते हैं कि यार ये जाके अपना शेयर सीक्रेट शेयर कर देगा, अपना यूनिक बिजनेस है वो यही स्टार्ट कर देगा. तो दे एंटर इनटू अ नॉन कम्पीट agreement with him that you will not compete with us for next 5 years, you will not compete with us in Maharashtra, you can do this business outside Maharashtra, we don't care. उसके लिए मैंने उसको 1 करोड़ दे दिया. वो 1 करोड़ उस बंदे का बिजनेस इनकम होगा. नॉन कम्पीट फीस जो मुझे मिलती है, दैट इज माय बिजनेस इनकम. तो प्रेस्टीज पॉइंट पे इधर और कोई स्नैक वाला आने वाला है, तो ये सारे मिला के सोचते नहीं नहीं और किसी को आने नहीं देंगे, अपन उसको नॉन कम्पीट पैसे दे देंगे. बिजनेस इनकम. समझा कि नहीं समझा? नॉन कम्पीट फीस रिसीव्ड इज बिजनेस इनकम. बोलो बोलो, नॉन कम्पीट फीस रिसीव्ड इज बिजनेस इनकम. ओके और नॉट ओके? अरे ओके का नहीं है. एनी सम रिसीव्ड अंडर अ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस. आई विल एक्सप्लेन दिस. पॉज. हो गया, 2-3 ही पॉइंट्स एक्सप्लेन करने, फिर खत्म हो जाएगा भाई. Any sum received under Keyman insurance policy. Now pause. I'll explain. Listen. Listen. Ready? सुनना. हम ऑर्गेनाइजेशन में की पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं. क्या करते हैं हम? की पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए. अगर ये बंदा छोड़ के चला गया तो हमारा पूरा बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा. कुड बी अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, कि यार अगर ये डायरेक्टर की डेथ हो गई, ये डायरेक्टर को ही सब पता है, मैन्युफैक्चरिंग पता है, सब पता है, कौन हैंडल करेगा, कौन मैनेज करेगा. तो हमें की पर्सन, की मैन आइडेंटिफाई करते हैं. हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं? की मैन, अ की पर्सन. सो वी आइडेंटिफाई अ की मैन और की पर्सन. द की मैन और अ की पर्सन हु इज आइडेंटिफाइड, उसके लिए हम एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, और जो भी हम प्रीमियम पे करते हैं इट्स अ बिजनेस एक्सपेंडिचर. वाई नॉट? 34 में अलाउ होगा. जनरल 34 में, कई को 34 में अलाउ होगा. क्यों? बिकॉज बिजनेस के लिए है.
भाई ये मेरा पर्सनल खर्चा नहीं है, हर साल प्रीमियम पे करना पड़ता है। कल जाके ये बंदा गायब हो गया, ये काम छोड़ के चला गया, ऑफिस आना इसने बंद कर दिया, तो भाई एटलीस्ट हमारे पास इंश्योरेंस के पैसे तो आ जाएंगे ना। तो पैसे होंगे तो चलो हम किसी और को हायर कर लेंगे, सर्वाइव कर पाएंगे बिजनेस में। अरे हो कि नहीं, बोलो बोलो, हो कि नहीं? यस। सो प्रीमियम पे करना किस चीज का? की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। बोलो बोलो, कौन सी पॉलिसी? की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। की मैन, हु इज अ की मैन? अ की पर्सन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। बरोबर है का? अच्छा अच्छा, ये की पर्सन छोड़ के चला गया, तुमको पैसे मिले, मैचिंग प्रिंसिपल। जब प्रीमियम पे किया तो बिजनेस एक्सपेंडिचर, पैसे मिले तो बिजनेस इनकम, तो इसीलिए सेक्शन 26 में कवर्ड है। एनी मनी रिसीव फ्रॉम की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस विल बी योर बिजनेस इनकम। प्रीमियम पे किया तो खर्चा, पैसे वापस आए तो इनकम। लॉजिकल। अरे हो कि नहीं? ओके आगे। एनी सम रिसीव्ड इन एनी, ओके। 46 मतलब जो 14 स्पेसिफाइड बिजनेसेस है। हाँ, अगर मैंने मशीन यूज किया 15 साल यूज किया, 20 साल यूज किया, फिर स्क्रैप करके बेच दिया, यूज किया फिर स्क्रैप करके बेच दिया, 50,000 मिले, 20,000 मिले, ये भी बिजनेस इनकम। क्यों? क्योंकि जब मशीनरी खरीदा 100% ऑफ कैपेक्स इज अलाउड, तो खर्चा किया, पैसे मिले तो वो भी बिजनेस इनकम। नॉट दैट इंपॉर्टेंट। नाउ लिसन, पूरा मैम पीजीबीपी खत्म होने को आया है और आप अब बता रहे हो कि बिजनेस 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता। एक होता है स्पेक्युलेटिव और एक होता है नॉन स्पेक्युलेटिव। कोई फर्क नहीं पड़ता बिजनेस स्पेक्युलेटिव हो या नॉन स्पेक्युलेटिव हो, सारे प्रोविजन जो मैंने पढ़ा है, अलावेबल, डिसअलावेबल, प्रिजम्पटिव, सब कुछ सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉज। What the hell are you guys doing, the two of you all? Why is the mobile there? What are you doing? तू क्यों मोबाइल से एडिक्टेड है क्या बेटा? क्या करता है तू? हर बार मैं पढ़ा रही हूँ, तेरा ध्यान नीचे मोबाइल। यू कैन कीप योर फोन हियर। तू इधर आजा, आजा इधर आजा। झूठ मत बोलो, आदत है तेरे को, एडिक्शन है फोन का, कुछ तो भी रीजन नहीं बोलने का। फोन बाजू में, एक लेक्चर में मेरे फोन बिल्कुल नहीं चलाने का इधर। समझ में आ रहा है क्या? कोई आई कांटेक्ट नहीं है। योर बैच आई कांटेक्ट इज वेरी लेस। यू ऑल आर आइदर फिजिटिंग, मूविंग हियर एंड देयर। नन ऑफ द बैचेस, जैसे जैसे बैचेस आगे जा रही है, आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम होते जा रहा है। आप 3 सेकंड में डिसाइड करते हो रील देखने की नहीं देखनी। भाई 3 घंटे क्लास में क्या बैठोगे, मेरे को तो समझ में नहीं आता है। कीप योर फोन असाइड, दैट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ हार्म टू यू। First 3 seconds, 2 seconds you see and you decide you want to see it or no, you just scroll it up. I तो don't understand क्या तुम्हारा वो सोशल मीडिया पे इतना ये है। Keep it aside, it is destroying you guys. अटेंशन स्पैन बहुत कम होते जा रहा है। सुनो अभी बिज, हाँ, जो फोन लेगा उसको नीचे बिठाओ। आजा तू, आजा फिर, तू फर्स्ट बेंच पे बैठा है, ठीक है। सुनो अभी, लिसन लिसन, सुन रहे क्या तुम? बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक होता है स्पेक्युलेटिव और एक होता है नॉन स्पेक्युलेटिव। स्पेक्युलेटिव मतलब ऐसा बिजनेस जिसकी डिलीवरी या ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन है, इट गेट्स कंप्लीटेड विदाउट एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द गुड्स। पॉज। ऐसा बिजनेस जिसकी डिलीवरी नहीं होती, गुड्स की डिलीवरी करते ही नहीं है, ट्रांजैक्शन ऐसे ही क्लोज होता है बिना डिलीवरी ऑफ गुड्स। पॉज। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है शॉर्ट ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग करते हो ना आप स्टॉक मार्केट पे, इंट्राडे ट्रेडिंग जो डे ट्रेडिंग करते हैं। पॉज। देयर इज ऑल्सो एन ऑप्शन इन दैट डे ट्रेडिंग, यू नो, यू डोंट नो, आई एम टेलिंग यू दिस, कि आप पहले सेल कर सकते हो एंड बाद में आप बाय करते हो, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। मतलब मुझे आज लगा कि आज इन्फोसिस का रिजल्ट आने वाला है, आई थिंक इन्फोसिस का रिजल्ट, यू नो ना, पब्लिक कंपनीज दे हैव टू पब्लिश देयर क्वार्टरली अनऑडिटेड। सीखा कि नहीं सीखा है भाई? नहीं, ठीक है। आप दीज पब्लिक लिमिटेड कंपनीज अपना क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश करती है, तो मुझे पता है कि आज इन्फोसिस का रिजल्ट आना है और आई हैव बीन फॉलोइंग इट एंड आई फील कि इन्फोसिस का आज रिजल्ट आ रहा है तो बहुत अच्छा
पॉजिटिव रिजल्ट है तो मार्केट उसका प्राइस बढ़ जाएगा, एंड ऑफ द डे उसका प्राइस बढ़ने वाला है. या आई कैन थिंक उल्टा कि एंड ऑफ द डे उसका प्राइस गिरने वाला है, क्योंकि स्टॉक इन्फोसिस का तो प्राइस हैज ड्रास्टिकली गॉन डाउन आफ्टर द एआई थिंग. मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपनीज का प्राइसेस हैव, स्टॉक मार्केट हैज गॉन डाउन. सो अंडरस्टैंड कि पहले मैंने क्या किया, मुझे लगा आज रिजल्ट आने वाला है, भाई रिजल्ट तो बहुत बेकार आने वाला है, इसका प्राइस गिरने वाला है, एक काम करो पहले बेचते, और जब प्राइस गिरेगा तो खरीदेंगे. जब मैंने बेचा मेरे पास शेयर्स ही नहीं थे. Am I allowed to do that? Yes, yes. Stock market gives me these features. I can sell first, but it's mandatory for me to compulsory nullify my position. So if I am 500 minus, मैंने 500 shares बेचे, compulsory, price कम हो, बढ़ गया हो, जो भी हो, I have to buy 500 shares. मेरे अकाउंट से कोई, मैंने आपको जिस बंदे को मैंने शेयर्स बेचे मैंने उसको डिलीवरी नहीं दी, भाई कहां से दूं, मेरे पास ही नहीं है. ये स्पेकुलेशन होता है. पॉज. तो मैम फिर कैसे होता है ये ट्रांजैक्शन? नलीफाई होती है सिर्फ नेट प्रॉफिट. अगर इस ट्रांजैक्शन में से, खरीदना और बेचने में से मेरा 50,000 या मैंने 5 लाख जीते तो मेरे बैंक अकाउंट में 5 लाख आ जाएंगे. अगर इस ट्रांजैक्शन से मैंने 5 लाख का नुकसान किया, मेरे अकाउंट से 5 लाख डेबिट हो जाएंगे. दैट्स इट. देयर इज नो डिलीवरी ऑफ शेयर्स. इट इज कॉल्ड एज शॉर्ट सेलिंग. ये तभी अलाउड होती है जब आपके बैंक अकाउंट में उतना मार्जिन मनी होता है. सो वंस व्हेन आई वाज लर्निंग हाउ टू डू दिस, मैंने शेयर्स बेचे एंड में खरीदना था मुझे, तो मार्केट क्लोजेस बाय 3:30 और समथिंग. आई वाज वेटिंग, प्राइस जितना मुझे 315, मुझे लगा जितना कम होगा, हुआ नहीं. आई वाज वेटिंग एट 3. ऐसे नहीं, आई विल नॉट गिव द परचेज ऑर्डर, आई विल नॉट. यू डोंट गिव अ परचेज ऑर्डर, इट गिव्स यू एन ऑटो परचेज ऑर्डर, ऑटोमेटिकली इट डेबिटेड द मनी फ्रॉम माई बैंक एंड इट बॉट इट. सिस्टम. समझा कि नहीं? मेरे बैंक में पैसे नहीं होंगे तो वो मुझे करने नहीं देगा. वो बोलेगा कौन सा बैंक है तेरा लिंक्ड, हाँ ये बैंक है ना, चल तो कर ले इतना मार्जिन. तो देयर आर वेज हाउ यू डू दिस ट्रांजैक्शन. ठीक है, जिनको नहीं पता हाउ डज अ स्टॉक मार्केट वर्क, यू डू एंड ट्राई इट. वंस यू गेट योर आर्टिकलशिप से कुछ पैसे मिलेंगे, आप, आपके दोस्त कुछ तो चिप इन मनी एंड डू इट, डू दिस ट्रांजैक्शन विद द इंटेंशन ऑफ लर्निंग एंड नॉट अर्निंग. डू यू अंडरस्टैंड दैट? और उतना ही लिमिट में करना जितना आप लॉस आपको, हाँ उससे ज्यादा मत पैसे डालना उधर. ओके, पॉज. स्पेक्युलेटिव. स्पेक्युलेटिव एंड नॉन स्पेक्युलेटिव. स्पेक्युलेटिव मतलब ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड विदाउट, बोलो, इट इज सेटल्ड विदाउट डिलीवरी. सो ट्रांजैक्शन कैसे सेटल होती है? विदाउट डिलीवरी ऑफ गुड्स. इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है शॉर्ट सेलिंग. तुमको जो भी टर्म पता है इसके बारे में, शॉर्ट सेलिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग. खलास, अब ये लास्ट पॉइंट बताने का है. स्पेक्युलेटिव. अच्छा एक मिनट, स्पेक्युलेटिव बिजनेस आया क्या? स्पेक्युलेटिव के इधर एक टेबल दिया अगले पेज पे, इसको मार्क करो, इसको 2 स्टार मार्क्स दे दो, 2 3 4 5 स्टार मार्क्स दे दो. ये देखो, स्पेक्युलेटिव मींस इट इज अल्टीमेटली सेटल्ड विदाउट एक्चुअल डिलीवरी. स्पेक्युलेटिव बिजनेस का एग्जांपल होता है इंट्राडे ट्रेडिंग. नॉन स्पेक्युलेटिव का एग्जांपल है ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, हेजिंग एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. एफएनओज कभी भी नहीं करने का. एफएनओज लाइक, इट्स लाइक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दैट आई हैव सीन, आज तक अगर जो मेरे क्लाइंट्स है, आई मस्ट हैव सीन ओनली 2% पीपल make profit in FNOs and 98% people make loss in FNOs. Futures and options. FNOs क्या होता है? Futures and options, derivatives. अच्छा, मेरा काम यहाँ स्टॉक मार्केट पढ़ाने का नहीं है. ओके, यस, वेट, हो गया. अभी एक पॉइंट ही बताने का तुमको भाई. ओहो ओहो ओहो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम व्यू पॉइंट से नहीं होगा बट बहुत अच्छा पॉइंट है, और प्रैक्टिकली मैंने उसको कैसे ऑफिस में यूज किया वो पॉइंट है. ओके, आई विल एक्सप्लेन. यू अंडरस्टैंड? सुपर्ब. यू डोंट, देन लीव इट.
पहले इधर ही बनाना पड़ेगा, इधर ही तुमको स्टिकी नोट लिखना पड़ेगा, तो मुझे भी इधर ही लिखना पड़ेगा। ओ माय गॉड, हाँ इधर है जगह। पॉज, हेलो हेलो हेलो, पॉज, लास्ट पॉइंट कवर करने दो मुझे भाई, सुन के लो। क्या हुआ? अब सुनो, लिसन, यहां पे आपको क्या समझना है। देयर इज अ बिल्डर, ही इज इनटू कंस्ट्रक्शन बिजनेस, okay? Listen, you understand great, you don't understand, you understand superb, you don't understand fantastic। आज तक सवाल तो नहीं आया इस पे, बट प्रैक्टिकली मैं हमने बहुत यूज किया है इसको ऑफिस में, तो सुन के लो। बिल्डर का क्या क्या बिजनेस है? कंस्ट्रक्शन का। बिल्डर का कौन सा बिजनेस है? कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब बिल्डर का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, तो ही हैज कंस्ट्रक्टेड 10 ऑफिसेस, 10 ऑफिसेस कंस्ट्रक्टेड, तो उसने बिल्डिंग बनाई और उसमें 10 ऑफिसेज है। अब उस 10 ऑफिसेज में से 6 ऑफिसेज आर सोल्ड, तो ये कौन सा इनकम होगा? पीजीबीपी। ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा बाय सेल। अरे हो के नहीं? 3 ऑफिसेज आर अनसोल्ड इन्वेंट्री, अनसोल्ड इन्वेंट्री अप टू 2 years इसका जीएवी नील होगा, एंड आफ्टर 2 years ये डीएलओ मान के ये एचपी में जाएगा। ये एचपी में सिखाया। मैम टोटल कितने? 10। एक का क्या सीन है बताती, सुनो। टोटल कितने ऑफिसेज बनाए? 10। 10 में से बेचे कितने? तो बिजनेस इनकम। 6 क्या हुआ? बिजनेस इनकम। एक हमने क्या किया? नहीं, 3 क्या किए? अनसोल्ड इन्वेंट्री पड़े। एक 1 ऑफिस I decided to use it as my office, that means I decided to convert this into capital asset। ऐसो नहीं, अभी ऑफिस की बात हो रही। कन्वर्टेड इनटू अ कैपिटल एसेट। ये मेरा ऑफिस है। जब मैं बेचती हूं ये इन्वेंट्री होता है। जब मैं बेचने वाली हूं, तो जैसे कस्टमर आया, कस्टमर आता बोलता है आई वॉन्ट टू बाय एन ऑफिस इन योर बिल्डिंग, तो ऐसे ओके 1 2 3 ये 3 ही है। बोलते नहीं नहीं उधर एक कॉर्नर में एक है, उसका क्या? नहीं नहीं वो हमारा ऑफिस है, हम यूज करने वाले। वो क्या है? वो हमारा ऑफिस है, हम उसको यूज करने वाले। मैं बोलूंगी मैं खुद बिल्डर हूं, मैं क्यों दूसरे से ऑफिस खरीदूं? मैं मेरी स्कीम में ही ऑफिस लूंगी। तो आपने इन्वेंट्री को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर लिया। आपने क्या किया बोलो? इन्वेंट्री को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया। इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 80 लाख है। मतलब अगर आप कस्टमर को बेचते तो क्या प्राइस पे बेचते? 80 लाख। इनकम टैक्स हैज ट्रीट 80 lakhs as your sales income because you have converted inventory into capital asset। ये प्रोविजन समवेयर 2018 या 16-17 के आसपास आया, उसके पहले नहीं था। एंड कब आया? 1 मिनट, पॉज पॉज पॉज। इसकी वैल्यू अगर मैं कस्टमर को बेचती तो इसकी एफएमवी कितनी है? 80 lakhs। सो नाउ दिस 80 lakhs शुड बी ट्रीटेड एज माय पीजीबीपी इनकम कि यार, एंड व्हाट एंट्री आई विल पास इन द बुक्स पता है क्या? आई विल से ऑफिस अकाउंट डेबिट, ऑफिस अकाउंट डेबिट 80 lakhs, ये ऑफिस में बैलेंस शीट में डालूंगी, टू सेल्स 80 lakhs। तो गवर्नमेंट सेड नहीं हमको इस पे इनकम चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑफिस बनाने वक्त जो जो खर्चा हुआ वो पीएनएल के डेबिट में है। खर्चा क्लेम कर रहे तुम उसका, और तुम बेच नहीं रहे भाई ये ऑफिस को, खुद को ही बेच रहे। फिर बोलते कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? बट खर्चा तो आ गया ना, सीमेंट खरीदा, ये खरीदा, 10 ऑफिस में से सभी 10 के लिए खर्चा किया, पूरा का पूरा पीएनएल को डेबिट कर दिया। ये एक ऑफिस है, तुम बेच नहीं रहे हो भाई। तो गवर्नमेंट बोला यार वी आर मिसिंग आउट ऑन इनकम, चलो चलो इसको क्या करेंगे? एंट्री पास करेंगे, ऑफिस अकाउंट डेबिट 80 lakhs टू सेल्स। हाँ, फिर ये तुम्हारा ऑफिस है, तुम बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, उस पर तुम डेप्रिसिएशन ले सकते हो, बट पहले जेवी पास करो, ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। समवेयर 17-18 के आसपास आया ये प्रोविजन। बजट आता है फेब्रुवरी में,
तो मेरे जो भी बिल्डर क्लाइंट्स थे, मैंने उनको पूछा, इज देयर एनी ऑफिस दैट यू वांट टू यूज फॉर योर बिजनेस पर्पस? यस यस वी वांट टू, लेट्स पास यूज इट राइट नाउ बिफोर मार्च, क्योंकि बजट फेब में आया है और जब ये अमेंडमेंट आया, दिस प्रोविजन विल बिकम एप्लीकेबल फ्रॉम अप्रैल। तो 80 lakhs पे क्लाइंट का टैक्स सेव हुआ कि नहीं हुआ फिर? तो दैट इज वाई जब बजट आता है, it's a very important time, Feb and March, extremely important, because then you have to plan things with your client. Again I'll start. बिल्डर ने ऑफिस कंस्ट्रक्ट किए, 6 ऑफिसेस बेची, तो सेल्स, बिजनेस इनकम। 3 ऑफिसेस स्टॉक में पड़ी, अनसोल्ड इन्वेंट्री। एचपी में देखा है, अनसोल्ड इन्वेंट्री 2 साल तक जीएवी नील होगा, 2 साल के बाद डीएलओ मान के आपको जीएवी निकालना पड़ेगा। और एक ऑफिस हमने कन्वर्ट कर दिया, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, स्टॉक मतलब कस्टमर आके खरीद सकता है, बट मैंने बोला नहीं ये इन्वेंट्री नहीं है, ये हमारा ऑफिस है, तो आई कन्वर्टेड इनटू अ कैपिटल एसेट। दिस, इसका एफएमवी विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। ओके एंड नॉट ओके? देन बुक्स में मैं एंट्री पास करूंगी, ऑफिस अकाउंट डेबिट 80 lakhs टू सेल्स 80 lakhs, तो 80 lakhs का इनकम हो गया, 80 लाख का मेरा असेट हो गया। उस असेट पे मैं बिजनेस के लिए यूज कर रही हूँ, तो मैं क्या क्लेम करूंगी? डेप्रिसिएशन। समझा कि नहीं समझा? ये ऊपर लेवल की बात है, थोड़ा थोड़ा धीरे तुमको समझेगा, आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चंस हो गए, इस पे कहीं पे भी कुछ इम्पैक्ट हमारा नहीं आया, ठीक है क्या? हाँ, ये एग्जाम्पल आप स्टिकी नोट लो और चिपका लो। ये कौन से पॉइंट का एग्जाम्पल है? पॉइंट नंबर ओ, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। सो इट्स अ स्टिकी नोट फॉर पॉइंट नंबर ओ। समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ये थोड़ा हाई लेवल की बात है, ठीक है।